With US Cellular, it's just $29.99 per line for 1, 2, or 3 lines. So you don't need that robot daughter you built to get a 4th line for family plan pricing. Oh, Robe Elizabeth? She's not gonna like that. The robots will prevail. Oh boy. Get the low rate of $29.99 per line. US Cellular, built for us. Terms apply. Visit uscellular.com for details. We value human connection with fewer distractions. U.S. Cellular, built for us. Visit your U.S. Cellular authorized agent, Cellular Advantage, located at 918 Locust Street in Glenwood. हेलो ऑल, फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, ताज सीजन 2 के डायरेक्टर विभू पुरी। विभू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। या विभू, सो आप जो हैं FTII से एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये तो हम लगभग सभी जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो जो स्टोरी है आपकी FTII तक पहुंचने की, वो क्या है? मतलब कहाँ से ये जो फिल्म का एक जो वो है, कहाँ से माइंड में आया कि मुझे फिल्में बनानी है, और कैसे ये शुरू हुआ? एक्चुअली दिमाग में कभी ये तो नहीं आया कि एज सच फिल्में बनानी है। दिमाग में सिर्फ जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में भी था, तो भी हम वी वर ऑलवेज क्या कहते हैं, जैसे स्कूल में छोटे छोटे थिएटर प्लेज ये सब हम लोग खेलते रहते थे, करते रहते थे। मुझे सिर्फ एक चीज ये याद है कि एज अ चाइल्ड मैं बचपन में बहुत ही दुबका सहमा इंट्रोवर्ट सा बच्चा था। अच्छा। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि जिस वजह से जैसे कहते हैं ना, आई वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर किड। राइट। जैसे हर क्लास में 2 बच्चे होंगे जिनके बहुत सारे दोस्त होंगे। राइट। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, मेरे साथ कोई लोग बात नहीं करते थे, क्योंकि मेरे पास कहने को बातें नहीं होती थी। राइट। बहुत सहमा था। और फिर ऐसे ही एक दिन अचानक लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि जहाँ मतलब इंटरेस्टिंगली स्कूल के अंदर, मैं शायद ये बात कर रहा हूँ, मैं 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में होगा, बहुत छोटा। हम चंडीगढ़ में पढ़ते थे, तो चंडीगढ़ में हम लोगों ने एक, जैसे वो स्कूल के प्लेज होते हैं ना, तो स्कूल के प्ले में सबको कुछ ना कुछ रोल देना होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे भी रोल दिया गया। मैं बहुत खराब था, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग, जो जमाने में पद्मावती प्ले कर रहे थे, और उसके अंदर मैं खिलजी नहीं था, मैं राजा नहीं था, मैं कुछ नहीं था, मैं सिर्फ एक दरबान था। दरबान भी नहीं, एक मैसेंजर आके क्वीन को सिर्फ इतना बोलता है कि XYZ किंग है सेंड अ मैसेज फॉर यू। सिर्फ इतना ही बोलना है मुझे, और मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। आई वॉज सो हॉरिबल। तो मुझे याद है, मेरी टीचर ने एक चीज मुझे बोली कि विभू, जो लाइन है ना, वो दुनिया में सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड। कोई करेक्ट आंसर नहीं है। जो आपके स्कूल में क्लासेस में होता ना कि मैथमेटिक्स में A+B हैज टू बी C, नहीं है वो। तो आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि यार, तुम्हें जो चाहे बोल सकता हूँ, अपनी तरीके से बोल सकता हूँ। शी सेड ऑफ कोर्स, यू गो आउट एंड एक्सप्रेस इट द वे यू वांट टू डू इट, देयर इज नो रूल टू व्हाट यू शुड डू। और वो कहीं ना कहीं एक चीज मेरे दिमाग में बस गई। बहुत छोटा था मैं, अभी रियलाइज करता हूँ कि शायद वो एक मेरे लिए बहुत एक लैंडमार्क मोमेंट था मेरी लाइफ, जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। राइट। तो वो एक लाइन मैंने बोली, उसने मेरी जिंदगी काफी बदली। तो तब मैं बहुत छोटा था, 5, 7, 8 साल का होगा मैं। उसके बाद जब मैं, फिर हम लोग मेरे जो वालिद साहब है, मेरे डैड, वो बैंक में नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारा तबादला होता रहता था हर 2 साल, नया स्कूल, नए लोग, नए दोस्त। तो जब हम लोग दिल्ली में आए अपने स्कूल में, तो मुझे एक नाटक दिया गया कि इसके अंदर, उसमें बड़ा रोल। मुझे नहीं पता था मैं कभी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मैं बात कर रहा हूँ तब मैं शायद 8th या 9th में रहा हूँ। राइट। 8th या 9th में, मतलब 14-15 साल का रहा हूँ। और मैंने जब वो परफॉर्म किया, तो व्हाट आई रियलाइज कि यार, लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने पहचाना। क्लास में गया वापस रोल करने के बाद, तो जब मैं क्लास में घुसा तो सबने तालियां बजाई, सबने कहा अरे बहुत बढ़िया। एंड आई रियलाइज कि यार, ये मुझे वो चीज दे रहा है जो मुझे बाकी चीजें नहीं दे रही। यू नो, ये मुझे दोस्त बना रहा है, इस वजह से लोग मेरे दोस्त बन रहे हैं, इस वजह से लोग मेरे साथ अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं,
इस वजह से लोगों से मैं पेंसिल बोरो कर सकता हूँ, राइट। यू नो। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में आता है कि यार ये तो बहुत कमाल का मीडियम। यंत्र है ये मेरे हाथ में यार, ये। और फिर मैंने उसको धीरे धीरे स्कूल में परस्यू किया, कॉलेज में परस्यू किया, और कॉलेज के अंदर तो फिर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हम लोग, तब मैं तो ये सोचता कि यार एनएसडी जाएंगे, नाटक करेंगे, नाटक सीखेंगे, पर वो कभी हो नहीं पाया। और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग करनी शुरू करी, एडवर्टाइजिंग में कॉपी राइटिंग शुरू करी, फिर रियलाइज करा कि यार ये मैं, मुझे लिखना बहुत पसंद है पर मैं ये नहीं करना चाहता, मैं बनाना चाहता हूँ। राइट। तो फिर सोचा कि क्या करें, जामिया चला गया, जामिया में एमए करनी शुरू करी, एमसीआरसी में, मास कॉम रिसर्च सेंटर में। फिर वहां से एफटीआई पहुंच गए। तो ये एक स्टेप बाय सेकंड स्टेप, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता रहा। कभी ऐसा एक दिन मुझे नहीं याद कि आया और दिमाग में कि आज मैंने सोच लिया कि अब से हम फिल्में बनाएंगे। और हमेशा से मेरा माय बेंड, मेरा रुझान ज्यादा नाटक की तरफ था, क्योंकि नाटकों के अंदर एक लिटरेचर इन्वॉल्व होता है, एक एक यू जनरली प्ले plays which are written by somebody else, Yeah. 100 साल पुराना, 50 साल, there's a sense of classicness to it। तो Yeah. वही करना चाहता था। फिर इंस्टीट्यूट पहुंच गया, फिर रास्ता अपने आप बनता जाता है आगे का। ओके, सो यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट देयर, मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या सफर आसान रहा, मतलब जल्दी ही आपको चांसेस मिल गए या कैसे रहा? नहीं, मैं तो बोलूंगा कि मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान था। मतलब राइट। मेरी तो स्ट्रगल ही नहीं कि मैं, मुझे याद है कि जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, अपने फाइनल ईयर में था, तो भंसाली साहब, हु इज आल्सो माय गुरु एंड माय मेंटर, आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम। तो वो इंस्टीट्यूट के ही हैं, वो भी, तो वो इंस्टीट्यूट में घूमते फिरते कई बार आ जाते। राइट। तो मैंने उनको अपना कुछ कुछ काम दिखाया एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड। ही सेड ये तो बहुत सुंदर है। यू मेड 2 उन्होंने फिल्म्स कहा देयर ना? राइट। जी यू मेड 2 फिल्म्स क्या, देयर इन द एफटीआई। ये वो फिल्में नहीं होती, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, या। आपकी अपनी करिकुलम्स होते हैं। तो उन्होंने वैसा कुछ एक चीजें देखी मेरी, स्टूडेंट फिल्म जैसे हम कहते हैं, एक दो देखी। तो ही वाज वेरी इंप्रेस्ड, सेड व्हाई डोंट यू कम इन एंड स्टार्ट वर्किंग विद मी। तो मैं जिस दिन, मुझे याद है 31 दिसंबर 2005 को मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने अपना डिप्लोमा फिल्म स्क्रीन किया, और 2 जनवरी को मैं बम्बई गया हूँ, 2 जनवरी 2006। और 3 जनवरी 2006 को मैं एसएलवी फिल्म्स के ऑफिस में बैठा हुआ था। तो वो शुरुआती स्ट्रगल नहीं देखी मुझे, कि इंडस्ट्री के अंदर एक एक्सेप्टेंस होती है ना, वो कभी नहीं देखी, कि मुश्किल नहीं हुई। वो तो मतलब आई थॉट दैट आई बिलोंग देयर। असली स्ट्रगल तब शुरू जब मैंने बोला कि यार अब मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो एज अ असिस्टेंट अलग होती है बात, और फिर हमारा तो साथ तो ये भी हुआ कि मैंने कहा कि नहीं यार, मैं खुद प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं खुद से बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि एसएलबी मेरे लिए फिल्म बनाए। जो एक जनरली एक रहता है कि आपके असिस्टेंट, आपका बॉस ही आपको जनरली ब्रेक देता है, हमेशा ये अनकही सी चीज है। और आज सूरत, मतलब इट्स लाइक अ फादर रिलेशनशिप। तो हमने कहा नहीं यार, हम खुद बनाएंगे, अच्छी बनाए, बुरी बनाए, काबिल बनाए, खराब बनाए, वो खुद बनाएंगे। तो जो मेरा स्ट्रगल था वो बहुत लंबा। तो मुझे 3 साल लग गए लोगों को कन्विंस करने में, लिखने में, सब्जेक्ट ढूंढने में, उसकी लिखाई करने में, फिर छांटने में, एक्टर्स लाने में, प्रोड्यूसर्स लाने में, स्टूडियो लाने में। क्योंकि वो एक अलग, बिकॉज देन पीपल आर लुकिंग एट यू एज एज एन इंडिविजुअल डायरेक्टर। तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा, आपके पीछे कोई भंसाली साहब या कोई यशराज या कोई धर्मा या एक्सेल या ऐसा कोई स्टूडियो नहीं खड़ा हुआ, ऐसा कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको हर रोज किसी दिन एक प्रोड्यूसर को कन्विंस करना है, किसी दिन एक एक्टर को कन्विंस करना है, किसी दिन एक डीओपी को कन्विंस करना है, एक एक्ट्रेस को कन्विंस करना है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कन्विंस करना है, आपको अपना पूरा क्रू इकट्ठे करना है। तो वो स्ट्रगल मेरी कुछ 3-4 साल की थी। पर फिर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म लोगों को, जिन्होंने देखी उनको बहुत पसंद आई, पर फिल्म चली बिल्कुल नहीं। फिर सोचा अब क्या करें। एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई कि पीपल थॉट कि यार विजुअली बहुत अलग फिल्म थी हवाई ज्यादा। उन्होंने कहा कि यार ये उस जमाने 2015 में रिलीज हुई थी वो फिल्म। तो उस जमाने में विजुअल फिल्में बहुत कम होती थी, एंड इट वाज अ वेरी विजुअल फिल्म। द फर्स्ट पीपल हु टुक नोटिस ऑफ इट वर द एडवर्टाइजर्स, एजेंसीज, क्लाइंट्स। दे सेड यार ये कुछ अलग है। सो उस समय आर्टिकुलेटली कोई बोल नहीं पा रहा था कि क्या अलग है। मुझे भी नहीं पता था क्या अलग है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सोचता था। मुझे तो लगता था यही होना चाहिए। तो फिर वहां से फिर एडवर्टाइजिंग का दौर शुरू हुआ।
तो अगले कुछ 5-6 साल मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग करी, 300 से ज्यादा फिल्में कर ली, पता भी नहीं चला। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो एडवर्टाइज ना हो, कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिनके साथ काम ना कराओ। पीपल वो वेरी 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 काइंड। और फिर वहां से फिर निकल के ताज में आ गए हम। जी। तो अच्छा, रास्ता अपने आप बनता गया। यस। सो आपने संजय जी को एसएलवी को आपने असिस्ट किया, आपने विशाल भारद्वाज को असिस्ट किया। तो ये दोनों जो फिल्म मेकर हैं, इंडिया के बड़े फिल्म मेकर हैं, लेकिन इन दोनों का स्टाइल बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है एक दूसरे से। तो बिल्कुल आपको अलग। कैसा लगा, मतलब आपने इन दोनों से क्या सीखा? और आपका जो खुद का स्टाइल है वो काफी, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत, अगर कह सकते हैं कि दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं, क्योंकि अब में दोनों चीजें हैं। लाइक अ मूवी लाइक हवा ज्यादा या ताज में भी आपने थोड़ा सा ग्रैंड तो दिखाया, लेकिन आपने एक वो विशाल भारद्वाज वाली जो सेंसिटिविटी थी वो भी मेंटेन करके रखी। सो आप बताइए, आप कैसे देखते हैं? एकदम correct। विशाल सर से मेरी कल रात को इनफैक्ट बात हो रही थी। मतलब मुझे नहीं लगता उनसे उनसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारा इंसान कोई हमारी इंडस्ट्री में है। Yeah, वो और उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ छोटा छोटा डिटेल्स ऑफ सेंसिटिविटी इन पोर्ट्रेल्स, yeah, डायलॉग, mm, उनमें कमाल की है। yes, और बनावटीपन जिसे कहते हैं, मतलब एकदम रियल वर्ल्ड में जाके वो खेलने की कोशिश करते हैं, yeah, जो विशाल सर की बहुत कमाल की खूबी रही है। mm, और दूसरी तरफ संजय सर, मतलब यू डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट हिम। उनका डिटेलिंग फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स टू आर्ट, उनकी क्राफ्ट पे no doubt. कोई, मतलब यू नॉट क्वेश्चन द क्राफ्ट, वो इतनी कमाल है उनमें। तो जी, कहीं ना कहीं मैं उन इन दोनों, मतलब आई ट्रीट बोथ ऑफ देम लाइक माय फादर्स, एंड दे हैव बोथ, आई हैव ट्राइड टू इम्बाइब द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। कि जहां पे मैं स्केल भी सीखूं, खूबसूरती भी सीखूं, बयां करने का तरीका भी सीखूं, लेकिन सेंसिटिविटी पकड़ के करूं, पकड़ गई। डायलॉग पकड़ के करूं, जबान पे काम करूं, परफॉर्मेंसेस रियल रखूं। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि दोनों चीजों को कैसे मिलाया जाए, बिकॉज आई थिंक ये दोनों बहुत ही कमाल के स्कूल्स हैं ऑफ अपने कोर्स, आप में। और मजेदार चीज ये है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जो डायरेक्टर बन गए, यस, और एक एग्जैक्टली, डायरेक्टर थे जो म्यूजिक, ऑफ कोर्स, ऑफ तो कहीं ना कहीं म्यूजिक ने इन दोनों से विरासत में ली है। कोर्स, कि आज लोग जैसे ताज के बारे में भी कह रहे हैं कि बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। ब्रिलियंट। तो कहीं ना कहीं कहाँ पे ऑडियंस को ग्रिप करना है, कहाँ पकड़ना है, कहाँ छोड़ देना है, किस जोन में जाओ, कि इस सीन को अगर हम फलानी तरीके से म्यूजिक करेंगे तो अलग हो जाएगा, हम्म, और दूसरे तरीके से करेंगे तो अलग हो जाएगा। ये सब मैंने इन दोनों से सीखा, एंड आई वाज genuinely lucky. I consider myself like really really lucky. I don't know very many film directors today जिन्होंने ऐसे दो महारथियों के साथ काम किया हो, ऑफ कोर्स, है ना। यस, तो I consider myself pretty blessed. श्योरली, श्योरली। विभू, एक चीज बताइए, आपने ताज का सीजन 2 डायरेक्ट किया, तो सीजन 1 ऑलरेडी एक आ चुका था, एक बड़े डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया हुआ था, एक पूरा एक प्रीमाइस आपके पास सेटअप था एक पूरा। सो सेकंड सीजन में जब आपके पास ये कमान आई, तो कितना बड़ा चैलेंज था ये, मतलब उस एक्सपेक्टेशंस को लीव अप करना, या क्या? Actually speaking, हम लोगों ने दोनों सीजन इकट्ठे शूट ओ रियली? किए। अच्छा। ये थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, बिकॉज वी न्यू कि यार ये छोटा काम नहीं है, ताज बिल्कुल, अपने आप में बनाना बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपको एक किस्म के सेट्स चाहिए होंगे, आर्ट चाहिए होगा, कॉस्ट्यूम चाहिए होगा, आपको एक दौर की कहानी कह रहे हैं, फिर एक्टर्स हैं और एक्टर्स की डेट्स हैं। तो प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर थे कि हम लोग दोनों सीजन इकट्ठे बनाए, अच्छा। एक वन बिग यूनिट, दोनों सीजन बनाए जाए, दोनों ओके। इकट्ठे शूट किए जाए, एंड फिर बाद में ऑफ कोर्स वी विल गो आउट एंड रिलीज देम सेपरेटली। तो इस वजह से अगर आप देखें तो 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर हम सेकंड सीजन लेके आ गए। वो इसीलिए क्योंकि हम तो शूट कर चुके थे पहले। तो जब एग्जैक्टली, रॉन और आए वो लोग कुछ ब्रिटेन ज्यादा से, डिफरेंस भी नहीं लगता, जो फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन का जो ट्रांजिशन है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगता, बिल्कुल लगता है कि जैसे एक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है वो। या बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो काफी ओवरवेलमिंग था, कुछ 400 पेजेस थे मेरे। वो 400 पेजेस पढ़ मुझे लगा अरे बाप रे, अब ये बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। और इतने सारे किरदार कैरेक्टर्स बहुत थे, सारे। इतने सारे, एंड सबकी छोटी 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 जर्नीज थी। अब जैसे, और मेरे लिए ये भी दिक्कत है कि यार मैं फर्स्ट सीजन तो कर नहीं रहा हूँ, तो आई विल बी बैंकिंग ऑन वेयर ही लीव्स द कैरेक्टर, एंड आई हैव टू पिक इट फ्रॉम देयर। यस। समझ रहे? तो वो भी मेरे को अपने आप में दिक्कत लग रही थी। बट अच्छी चीज सिर्फ ये हुई कि जब रॉन शूट कर रहे थे
मैं ऑलमोस्ट उनके पैरेलली हम लोगों ने शूट करना शुरू करा। तो आई थिंक वो उनका डे 50 के आसपास होगा और मेरा डे 1 शुरू हो गया था, यू नो। तो 40-50 सिर्फ उन्होंने शूट किया, फिर बीच के कुछ 25-30 दिन हम दोनों ने शूट किया पैरेलली, और फिर आखिर के 50 दिन मैंने शूट किया। तो मोटे तौर पर ऐसा हुआ कि we were on so many days we were shooting together. He was shooting on a different set or different scene, shooting with different set of actors or different scene. तो कहीं ना कहीं and मेरे, लेकिन having said that मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करे। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड सीजन डिपार्चर है। इट्स फार मोर, आई थिंक इट्स मोर इमोशनल एंड मोर ड्रामेटिक, क्योंकि वो अंदर वो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तो वो एक डिफरेंस है। आई डिड नॉट लाइक रियली फॉलो व्हाट ही इज डन, क्योंकि अच्छी चीज ये भी थी कि सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर हम लोगों ने एक 15 साल का लीप था, एज्ड गैप था। हाँ, तो हमने वो भी क्लियर रखा कि 15 साल हो चुके हैं, अब 15 साल में हर किरदार बदलेगा। तो मेरे पास मौका था हर किरदार को अपने तरीके से देखने का। अब जैसे अगर आप देखें कि अकबर साहब की बॉडी between 1 and 2 is completely different. Yes. Similarly, Salim from 1 to 2 is completely different. Yes. Danial from 1 to 2 is completely different. है ना? ये उसके बाद जो मेरे पास कुछ किरदार, तो अबू फजल 1 to 2 is completely different. है ना? कि हम लोग और स्लाइमी और हरामी और you know scoundrel, मीन बना दिया, जो फर्स्ट में वो नहीं थे। सिमिलरली सेकंड ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फर्स्ट में थे ही नहीं, जैसे खुसरो, खुर्रम, अर्जुमुंद, मेहता, ये सब पहले में थे ही नहीं। तो आई हैड कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू विद देम। तो इस तरीके से मुझे काफी मदद हुई। एंड ऑफ कोर्स मस्ट गिव क्रेडिट टू द शो रनर्स, द राइटर्स, जिस विलियम जिन्होंने लिखा, तो वो रॉन के साथ भी रहते थे, फिर मेरे साथ भी रहते थे। कहीं मैं अटकता था तो बाउंस इट ऑफ हिम कि तुम्हें क्या लगता है। सिमिलरली अभिमन्यु जो क्रिएटर भी है शो के, प्रोड्यूसर भी है, सो व्हेनेवर आउट आई वुड चेक विद हिम। एंड आल्सो द एक्टर्स, सो मेनी टाइम्स द एक्टर्स वुड टर्न अराउंड एंड से कि मैंने सर उस सीन के अंदर जो फर्स्ट सीजन में था मैंने ये किया था, क्योंकि एडिटेड तो मैंने भी उस समय तो वो भी शूट कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, यू नो। तो ऐसा मैंने कहा कि अरे देख लिया सीजन और फिर जाके शूट किया, वो हुआ ही नहीं था। तो सो एक्टर्स टेल मी कि नहीं हम लोगों ने जब वो सीन किया था ना, तो मैंने इतनी वार्मथ नहीं दिखाई थी। तो देन आई वुड दिस डिसीजन कि किधर लैंड करना है सीन, यू नो। तो कहीं ना एंटायर टीम जिन्होंने मिलके संभाल के हम लोगों ने सब इकट्ठे कर लिया। विभू, सो एक जो मेन मेरा क्वेश्चन था जब मैं इस दोनों सीजन्स को देख रहा था, तो सबसे पहला वही क्वेश्चन था, तो जिसकी वजह से मैंने ये पूरा, मतलब मुझे आपसे बात करने का भी मन हुआ और ये पूरा जो इंटरव्यू हम लोगों ने किया, तो वो क्वेश्चन ये था कि जो हम लोगों ने अकबर को पढ़ा है, मतलब अपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, तो वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है टोटली वहाँ पे। और जैसे अगर मुगल आजम की बात करें, तो मुगल आजम में भी कहीं ये मेंशन नहीं होता कि जो अनारकली थी वो अकबर के हरम में थी। तो ये सब बातें जो हैं, ये मतलब आप लोगों ने जो रिसर्च वर्क है आपका, वो किस बुक पे बेस है, और ये जो एकदम ये चेंज करते हुए कुछ आपको लगा कि यार ये कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है या क्या, ये काफी रिवीलिंग शॉकिंग था हम लोगों के लिए खास तौर पे। नहीं, 2-3 चीजें हैं यार इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि हिस्ट्री इज ऑलवेज टोल्ड बाय समबडी, अनबायस्ड कभी होती ही नहीं है। एग्जैक्टली। आप अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलग होगी, आप हिंदुस्तान की पढ़ेंगे तो अलग होगी। मतलब वो कहते हैं कि किसी का ट्रेटर इज किसी का रेवोल्यूशनरी, यू नो। तो वो पर्सपेक्टिव्स की बात। दूसरी बात, जो अकबर की बात करें, तो अकबर की जनरली लाइफ इज टोल्ड बाय अकबरनामा, जो अबू फजल ने लिखा है जी। जो अबू फजल हैज बीन हायर्ड एंड कमीशन्ड बाय अकबर हिमसेल्फ। तो वो तो कभी अकबर बोलेगा नहीं। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो बाकी भी हमारे हिस्टोरिकल जो हम लोगों को मिले, तो वी हैव नॉट बेस्ड इट ऑन वन बुक, बट हिस्टोरिकली वी हैव गॉन आउट एंड researched and worked on worked with a lot of historians, जिसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। और जहां तक वो अनारकली का भी जो एक आप मुद्दा बोल रहे हैं, उसके अंदर भी ये है कि अगर आप देखें
तो दानियाल जो है, दानियाल हिस्टोरिकली आप विकिपीडिया पे भी चेक करेंगे, आप कहीं किताबों में भी चेक करेंगे, तो दानियाल्स मदर इज अ कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन ऑफ अकबर। ये लिखा गया, करेक्ट। दानियाल जो है वो रानी का बेटा नहीं था, वो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा। और ये लिखा गया है कि कॉन्क्यूबाइंस, अच्छा एक और चीज, अनारकली जो लफ्ज है, जो नाम है, वो नाम नहीं है, वो रुतबा है, वो टाइटल है। ये भी कई लोगों को नहीं पता कि आपका नाम शायद कुछ और होगा, लेकिन जब आप एक लेवल की कॉन्क्यूबाइन बन जाएंगी, या डांसर बन जाएंगी, या कॉर्टेजान बन जाएंगी, जो भी आप नाम लेना चाहें, तो आपको अनारकली के तमगे से नवाजा जाएगा। ओके, करेक्ट। एंड अनारकली एज अ नेम was given to the बेस्ट कॉन्क्यूबाइन और द मोस्ट फेवरेटेस्ट कॉन्क्यूबाइन। तो हम लोगों ने 1+1 करके जोड़ने की कोशिश करी, और थोड़ा सा ड्रामेटिकली एक लिबर्टी भी ली कि यार बिल्कुल मुमकिन है कि ये वही कॉन्क्यूबाइन हो जो दानियाल की माँ हो, और ये वही अनारकली हो जिससे सलीम को प्यार हुआ, क्योंकि टाइमलाइंस तो हम सेम बोल रहे हैं कि अगर हम वक्त की बात करें तो वक्त तो ये सेम ही वक्त था कि जब अगर शाह दानियाल की माँ अनारकली है और द बेस्ट कॉन्क्यूबाइन है, और सलीम को प्यार एक अनारकली से होता है, और इन दोनों की उम्र लगभग बराबर है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये सेम औरत है। यस यस, करेक्ट। वो सारे तो पर्सपेक्टिव हम बदल गए लोग वहां रिड्यूस सारे बिल्कुल बदल सारे जाते हैं, क्योंकि अब आपको रियलाइज होता है कि अकबर क्यों इतने खिलाफ थे सलीम और अनारकली के। एग्जैक्टली नहीं तो लॉजिकल है, कंप्लीटली लॉजिकल है। क्योंकि अगर मेरी 10,000 कनीजें और मेरी 10,000 क्या कहते हैं कॉन्क्यूबाइंस हैं, तो अगर मेरे बेटे हैं तो मुझे क्या उसमें फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप ये बोल रहे हैं कि उनको लेजिटिमाइज नहीं किया जाएगा, तो शाह दानियाल की माँ जो है वो कॉन्क्यूबाइन ही थी, करेक्ट। उसको तख्त का दावेदार भी माना गया शाह दानियाल को, और शाह दानियाल को रियासतें भी दी गई। तो ऐसा नहीं है कि ही वाज नॉट ट्रीटेड एज अकबर सन, ही वाज इक्वली ट्रीटेड एज अकबर सन। ही गॉट द लेगेसी ऑफ बीइंग अकबर सन, करेक्ट। वो शायद उतने काबिल नहीं थे, या सलीम जो आगे चल के जहांगीर बने वो शायद ज्यादा काबिल थे, या जो भी है जिस वजह से वो बादशाह बने। लेकिन दानियाल भी ऐसा नहीं है कि वो ही वाज ट्रीटेड बैडली, राइट। तो उनके लिए भी बराबरी का। तो नाउ इट मेक्स मोर सेंस कि व्हाई अकबर वाज अगेंस्ट सलीम एंड अनारकली। तो ये सब पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की बात होती है, और हमें लगा यार ये कहानी कुछ मजेदार हो सकती है अगर इस लहजे से की गई तो। क्योंकि वो अनारकली को जो दीवार पे चुनवाना वगैरह, वो भी थोड़ा सा आपने वहां पे एक लिबर्टी ली कि वहां पे थोड़ा सा चेंज किया, राइट। करेक्ट। और देखिए एक पॉइंट के बाद ना, अब वो भगवान राम की क्या कथा है, क्या कृष्ण की कथा है, क्या ये सब माइथोलॉजी बन जाती, राइट। अब राम थे नहीं थे ये सब डिबेटेबल। अकबर हमारे हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जिसे कहते हैं, 5 हैं, उसके अंदर भी धीरे धीरे अब ये कब कहाँ किसने क्या बदला कहानी को, और आज हमारे पास ये कहानी है जो हमें पढ़ाई जाती है, वो हमें किसी को मालूम नहीं। सो वी थॉट के प्रोबेबली लेट्स ट्राई दिस रूट, एंड कहीं ना कहीं लोगों ने वही करा कि मुगल्स को ग्लोरीफाई नहीं करा। हम लोगों ने मुगल्स को रियल, हमने बुरा भी नहीं दिखाया, हमने अच्छा भी नहीं दिखाया। नहीं रियली, नो डाउट व्हाइट, बिल्कुल ना उनको हमने व्हाइट पेंट, वो ब्लैक पेंट करा, उनमें भी मोहब्बत है, उनमें दोस्तियां हैं, वो भी सेक्युलर है। कि जहां अकबर की बीवी जो है भाई, उनको कभी मजहब बदलने को नहीं कहा गया, राइट। या इवन अकबर के जो क्लोजेस्ट 2 एसोसिएट्स रहे जिंदगी भर, वो थे बीरबल एंड मानसिंह, और दूसरे थे मानसिंह, और तीसरे थे टोडरमल। टोडरमल सबसे इम्पोर्टेंट, वो हेड ऑफ फाइनेंसेस थे, राइट। अकबर के राइट हैंड थे बीरबल, उनकी सेना का सबसे बड़ा आदमी था मानसिंह। तो कहीं ना कहीं वो एकदम सेकुलर लिहाज से काम करते थे, करेक्ट। तो हमने वो भी दिखाया, हमने जंग विद इन अ फैमिली भी दिखाई। हमने अकबर को, जो आप बोल रहे हैं ना कि एकदम करेक्ट कह रहे हो, शायद वो
इसलिए ज्यादा रेजोनेट भी करा है लोगों के साथ। अगेन क्रेडिट आई थिंक शुड बी गिवन टू नसीर भाई, कि जहाँ पे आपके पास जो इमेजेस ऑफ अकबर हैं वो है मुगले आजम, राइट। आप वैसे हैं। या आपके पास है प्रिंस अकबर फ्रॉम जोधा अकबर, ऋतिक रोशन, अगेन अपराइट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, वेरी गुड, ऑल ऑफ दैट। उन्होंने अकबर एकदम रियल प्ले करा। हम बैठ के उसको यहाँ तोड़ा कि यार ये एकदम he brought the sensitivity of a father who's trying to get his together, और ये एकदम कंटेम्प्रेरी बात हो जाती है। कंटेम्प्रेरी है, बिल्कुल। आपको लगता है ये तो मेरी अपनी कहानी है। एग्जैक्टली। कि मैं भी यही ज्यादा ह्यूमन नजर आते हैं यहाँ पे जो ये मुगल कैरेक्टर्स हैं, सारे ह्यूमन नजर आते हैं यहाँ पे, यू नो। और हम लोग जान के we chose a part of Akbar which was succession, कि अब अगला बादशाह, हम लोग उसमें नहीं घुसे कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी, अकबर ने कहाँ कहाँ जंग लड़ी, क्या क्या फतेह किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। हमने सिर्फ अकबर की फैमिली के ऊपर ये शो बनाया, माउंट करने को। अब अगला बादशाह कौन, तख्त की लड़ाई क्या है, इसलिए उसका नाम भी है ताज। कि लड़ाई क्राउन की है। यस, ये तो कहीं ना कहीं ये तो है ही, हिस्ट्री यही कहती है हमेशा, जो लड़ाइयां रही हैं वो ताज की लड़ाई रही है, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। सो एक और बहुत हाँ, एक और इसमें मैं कहना चाह रहा था कि फर्स्ट में जैसे अनारकली का जो कैरेक्टर था, जो बहुत खूबसूरती से प्ले किया था, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने नूरजहां का जो कैरेक्टर निकाला, या मेहर का जो कैरेक्टर निकाला, वो भी एक बहुत ही कमाल तरीके से निकाला। मतलब सेकंड हाफ में, क्योंकि एक फीमेल प्रेजेंस, क्योंकि सारा मेल ओरिएंटेड या मेल डोमिनेटेड सीरीज रही है, लेकिन फीमेल प्रेजेंस जो है वो सेकंड हाफ में नूरजहां का बड़ा ही कमाल है। स्पेशली वो जो सीन है जिसमें वो ताज पे जाके, तख्त पे जाके बैठती है एंड वो अपने आप को देखती है, क्योंकि उसका एक जो कैरेक्टर आपने ग्राफ निकाला है, बहुत खूबसूरती से निकाला है, कि वो शुरू से माइंड में लेके चल रही है कि मुझे यहाँ की रानी बनना है, यू नो। वो मुझे बहुत पसंद आया, वो जो आपने उनका कैरेक्टर जिस तरह से लिखा है और जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, ब्यूटीफुल। अगेन मतलब मैं वही कहूंगा कि वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर, यस यस यस, वो किरदार। और अब जैसे कई लोगों ने मुझे आकर बोला कि यार ये तो ग्रे है, ये डार्क है, तो मैं कहता हूँ हर एम्बिशियस लड़की को हम लोग ग्रे क्यों मान लेते? ऑफ कोर्स, और क्या। अगर यही होगा तो आप बोलोगे अरे वाह वेरी गुड, लेकिन वो एम्बिशन लड़की में क्यों नहीं? तो मैंने वही कोशिश करी कि एम्बिशन एक लड़की को दिया जाए। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी मॉडर्न टुडेज कैरेक्टर। आज की जो लड़की है वो उसके साथ यू नो, जहां पे वो ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स, अली कुली, और वो सेकंड एपिसोड का फ्रीज है हमारा, जहां उसका भाई कहता है कि मलिका बनने के लिए शौहर का बादशाह होना जरूरी है। वो कहती है मेरा शौहर बनेगा बादशाह, यू नो। सो शी आइज फिक्स, वेरी वेरी क्लियर, मुझे करना ही है, और अंत तक वो जाती है एंड शी गेट्स इट, शी गेट्स इट। और जैसे आप वो जो बोल रहे हैं, जो मेरा भी बहुत पसंदीदा सीन है, सिर्फ 2 शॉट हैं वो, जब आके वो तख्त पर बैठती है, एंड आप मानेंगे नहीं साथी, वो सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अच्छा, वो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। वाओ। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगा तो वो हम लोगों ने, मुझे कि यार मुझे एक बार उसका डार्कर साइड भी देखना है, मुझे देखना है वो तख्त पर कि तो कैसे बैठे। तो ये हम लोगों ने, आई थिंक दिस वाज द लास्ट शॉट दैट वी टुक विद मेहरुन्निसा। हमने आखिर शूट किया कि सिर्फ मुझे इतना चाहिए कि तुम अगर तख्त पर बैठो और मुझे तुम्हारी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखनी है, और इमेजिन करो कि आसपास लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं नूरजहां नूरजहां, क्या फील होगा। हालांकि हमने एंड में बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर प्ले करा, लेकिन वी हैड इट रिकॉर्डेड वेयर पीपल आर चांटिंग हर नेम। अच्छा, यू नो, ओके। हाँ, हम लोग पूरा उसमें बहुत खूबसूरत लाइनें भी लिखी थी हम लोगों ने कि मतलब इट कैप्सुलेटेड द स्पिरिट ऑफ मेहरुन्निसा, है ना। तो वो हम लोगों ने शूट किया, आई थॉट जब वो किया भी हम लोगों ने, हमने कहा कि यार अब हमें हमारी मेहर मिल गई, हमें हमारी नूरजहां। अगर आप तीसरा
जब आएगा तो तीसरे सीजन में आप देखेंगे कि द कोर्ट वाज रन एक्चुअली बाय नूरजहां एंड नॉट जहां। अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने वहां पे एक ताजमहल का भी रेफरेंस दे दिया, हमें शाहजहां का रेफरेंस दे दिया, मुमताज महल का रेफरेंस दे दिया। अभी क्योंकि आपने कहा कि 2 सीजन आपने एक साथ शूट किए थे, तो थर्ड सीजन शायद अभी शूट होना स्टार्ट हो चुका है, हम कब देख पाएंगे? मतलब आई एम रियली ईगर टू वॉच इट द थर्ड वन आल्सो। सीजन तो अभी हम लोग लिख रहे हैं यार, अच्छा। बिकॉज frankly speaking we are also really overwhelmed with all the love that we have got. We thought like it, but हमें नहीं अंदाजा था कि इतना पसंद आएगा लोगों को, कि इतनी वो हमेशा एक होता है कि आप चाहते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, बट नॉट श्योर कि यू डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आई एम सो ग्लैड दैट पीपल हैव रिसीव्ड इट सो वेल एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड इट कि इतना कुछ इनको अच्छा लगेगा. तो नाउ वी आर इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग थर्ड. लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे, फिर बनाएंगे. उसमें थोड़ा वक्त जाएगा क्योंकि अब प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है. नहीं, this can be termed as India's Game of Thrones, you know. और ये वाकई मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसी सीरीज होने वाली है. आई थिंक मुगल साम्राज्य से ज्यादा मसाला कहाँ मिलेगा आपको? दुनिया के किस जगह मिलेगा आपको? बिकॉज अभी हम अगर अगले सीजन में जो हमने सीडेंस डाले, हमने क्या क्या सीडेंस खूबसूरती से डाल दिए हैं, पता भी नहीं चला. जैसे ताज आप बोल रहे हैं, ताज का बनना, शाहजहां, मुमताज, जहांगीर, आई एम श्योर औरंगजेब भी आएंगे. अब औरंगजेब और अगले सीजन में आएंगे. ये सबको वो अभी नहीं आएंगे, और एक जनरेशन है उनकी. फिर हम लोगों ने ये भी दिखा दिया कि अंग्रेज आने वाले हैं. ऑफ कोर्स वो भी दिखाया. एंड में अच्छा एंगल है, ब्यूटीफुल. यस. आपको ये भी मालूम है कि जैसे ही मैंने बोल दिया कि अंग्रेज आने वाले हैं, तो आप उसको कंटेम्परराइज कर देते हैं. Exactly. आप अपने दिमाग में, ओ ये तो अभी की कहानी है. क्योंकि आप ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भी 200 साल यहाँ रहे. लेकिन हमें लगता है अंग्रेज 70 साल तक तो थे ही. कि मैंने अपने दादा में अंग्रेजों का राज था. तो आपको तो आज की कहानी हो गई हमारी. तो हम लोगों ने, हमारे पास 7 मिनट बचे हैं. मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा, वन लाइनर. आप जस्ट इमीडिएटली जो आंसर आता है विद इन वेरी शॉर्ट वे में आप प्लीज बताइएगा, ठीक है? ओके, द फर्स्ट वन इज वर्किंग विद धर्मेंद्र. ओह, इनक्रेडिबल. व्हाट, मतलब यू लर्न डेडिकेशन फ्रॉम हिम. वो आज भी अपने एक एक लफ्ज अपने हाथ से उर्दू में लिखते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं. वैन में 2-2 घंटा मेरे साथ बैठे हैं, उसके बाद वो शूट करने आए हैं. मतलब लेजेंड. यस. वर्किंग विद नसीर साहब. नसीर साहब इज एन इंस्टीट्यूट. मुझे सीखने के पैसे मिले. Seriously, good one. अच्छा, most challenging scene of Taj second season to shoot, basically. I think Akbar's death. Oh yes. अकबर बहुत ड्रामेटिक था. बहुत चीजें थी कि पता भी चल जाए, ना भी पता चले, लोग भी हैं. और उसके अंदर सबसे खूबसूरती की बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो अकबर जब मरते हैं तो उस कमरे में 7 लोग खड़े हैं, जिनमें सलीम भी है, 2 पोते हैं, खुसरो खुर्रम. उनके क्लोजेस्ट एसोसिएट्स हैं मान सिंह और गियास बेग, उडरमल, गियास बेग का बेटा असफ. 7 लोग खड़े हैं. पर जब मरते हैं तो I do not cut to close up of any of these people. Yes. I cut It's to a wide close shot. up of. Yeah. I go to सलीम. इधर इनकी डेथ होती है, हम लोग सलीम चिश्ती पे जाते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन सलीम चिश्ती के साथ है. Yes. तो वो अपने लगता है बहुत खूबसूरत चीज हो गई हमसे. और आई थिंक अकबर्स डेथ वाज वेरी चैलेंजिंग. देन आई थिंक इवन सलीम एंड दानियाल का जो फाइट है, जहां दानियाल इज किल्ड, वो काफी चैलेंजिंग था. लिखना, एग्जीक्यूट करना, सब कुछ इमोशनल था काफी. ओके, सो मोस्टली एज अ डायरेक्टर आपके तो सारे सीन्स आपके फेवरेट होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा सीन जो बहुत सेटिस्फाइंग हो, मतलब जैसा आपने बिल्कुल विजुअलाइज किया था एग्जैक्टली वैसा आया? नहीं, मेरे साथ उल्टा है. मेरे को तो कोई भी सीन अच्छा नहीं लगता. मैं तो कहता अरे इसमें भी मुझे कुछ और करना चाहिए था, इसमें कुछ और करना चाहिए. बट स्टिल मुझे मान भाई की डेथ बहुत खूबसूरत लगती. जहाँ पे उसमें भी आपने एक जो उससे पहले एक सीन है जहाँ पे मान भाई और मान सिंह मान भाई के पास जाते हैं और मान सिंह उसको कहते हैं कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो. और वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि नहीं भाई साहब कुछ ठीक नहीं होगा कभी, क्योंकि कुछ ठीक होता ही नहीं. और कैसे, मतलब मेरा सिर्फ एक ही रेफरेंस था कि ये दोनों बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन.
तो कैसे बच्चे एक दूसरे में सिमट जाते हैं ना, कैसे मान बाई उनकी गोद में लेट जाती है, सिर रख देती है कि इट इज लाइक अ 7-year-old ब्रदर एंड अ 5-year-old सिस्टर। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट था, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। I personally like that. Yes, very emotional one also. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ताज, आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपकी बहुत फेवरेट रही है, जो आपको हमेशा से इंस्पायर करती है? आपकी अपनी नहीं, कोई भी फिल्म? मेरे को 2-3 फिल्में, मतलब हिंदी के अंदर, मुझे एक फिल्म है गरम हवा, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं गरम हवा कितनी बार देख सकता हूँ। MS सत्ती साहब की फिल्म है, मैं कितनी भी दफा देख सकता हूँ, कितनी भी बार रो सकता हूँ उसको देखते हुए, हंस सकता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मुझे कंटेम्प्ररी फिल्मों का अगर आप नाम लें तो मुझे एक फिल्म है आंखों देखी, रजत की, मुझे बेहद पसंद है। मुझे ऐसी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जो दिल से बनी हो, फिर लोगों ने उन्हें देखा हो ना देखा हो, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये 2 फिल्में मुझे बहुत पसंद है। इंटरनेशनल फिल्मों में मेरे को 3 कलर्स नाम की एक ट्रिलॉजी है किशलोवस्की साहब की, तो उनके अंदर 3 कलर्स ब्लू मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है किशलोवस्की की। तो और पर फिल्में तो इतनी ज्यादा पसंद है और इतनी सारी हैं, और किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का वो एक सीन बहुत पसंद है, किसी के अंदर वो जो एक इमोशन है वो बहुत पसंद है। तो मतलब फिल्मों के बारे में तो मतलब जितनी बोलेंगे उतनी बातें कर। यस। तो विभू, आप गाने भी लिखते हैं, आपने गाने भी लिखे हैं, कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग आपका जो हमेशा से आपके साथ चलता है, मतलब जो आपको हमेशा ही सुनना अच्छा लगता है और सुनते हैं आप उसे हमेशा? मुझे अपना भी अच्छा लगता है, मुझे अपना बाकियों की नहीं, लिखी हुई बाहर भी चीजें बता सकते हैं, किसी और गीतकार का भी बता सकते हैं। मुझे तो जैसे मुझे साहिर साहब के लिखे हुए गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझे सबसे पसंदीदा गाना है मेरा। मैं जिंदगी पता चला गया, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस किस्म के गाने बहुत पसंद है। मुझे बशीर बद्र साहब की शायरी बहुत पसंद है। मुझे With US Cellular, it's just $29.99 per line for 1, 2, or 3 lines. So you don't need that robot daughter you built to get a 4th line for family plan pricing. Oh, Robe Elizabeth, she's not gonna like that. The robots will prevail. Oh boy. Get the low rate of $29.99 per line. US Cellular, built for us. Terms apply. Visit uscellular.com for details. We value human connection with fewer distractions. US Cellular, built for us. Visit your US Cellular authorized agent, Cellular Advantage, located at 918 Locust Street in Glenwood.